नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे खुराना स्टडी यूट्यूब चैनल में। और आज हम आपको लेकर के आए हैं अगली टेस्ट सीरीज़। 30 क्वेश्चंस हैं साइकोलॉजी के, तो ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को कमेंट बॉक्स में आंसर देने होंगे। ठीक है भैया, चलिए शुरू करते हैं हम अपनी सीरीज़ को बिना देर किए हुए। दोस्तों एक बात बता देता हूँ, यदि आप लोगों को इसकी PDF फाइल की ज़रूरत हो तो मेरे भैया बहन जी हो, आपको टेलीग्राम लिंक की जो टेलीग्राम लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। आप लोग वहां से जा कर के टेलीग्राम ओपन करेंगे और सारी फाइल्स आपको प्राप्त हो जाएंगी। ठीक है भैया, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, किसी बालक के मानसिक रूप से अस्वस्थ होने का कारण क्या है। तो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। परिवार का वातावरण, कक्ष का वातावरण, आस पड़ोस का वातावरण या उपयुक्त सभी। तो पहले क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी के साथ में। लॉक करेंगे आप लोग ऑप्शन डी को। ठीक है, ये तीनों ही बिंदु बालक के मानसिक रूप को अस्वस्थ प्रदान करते हैं। ठीक है भैया, जो भी भैया बहन जी देख रहे हैं वो कृपया वीडियो को लाइक करेंगे और शेयर करेंगे, और राष्ट्र हित में शिक्षा के लिए चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ये मैं आपसे बार बार नहीं कहूँगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिएगा, संवेग क्या है। तो आपको यहाँ पर 3 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से संवेग कौन सा है ये आप लोग बताएंगे। संवेग की परिभाषा बतानी है। प्यार व स्नेह को संवेग कहते हैं, क्रोध व भय को संवेग कहते हैं, उत्तेजना व भावों में परिवर्तन को संवेग कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो भैया इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। ठीक है, संवेग, उत्तेजना व भावों में परिवर्तन यानी मानसिक स्थिति में होने वाले परिवर्तन ही हमारे संवेग कहलाते हैं। ठीक है भैया, तो इसका राइट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 2 का सी के साथ चला जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, सीखने की प्रक्रिया का प्रथम सोपान क्या है। पाठ्यक्रम पठन, रुचि, अनुभव या जिज्ञासा। जल्दी से कमेंट कीजिए। तो भैया इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, रुचि। ठीक है, सीखने की प्रक्रिया का प्रथम सोपान बच्चे की रुचि होनी चाहिए। ठीक है, जब तक बच्चे के अंतर्गत रुचि नहीं होगी वह किसी भी चीज़ को अधिगम नहीं कर सकता। ठीक है, हाँ भैया, जो भी भैया बहन जी या जो भी प्यारे गृहिणी देख रही है वो कृपया वीडियो को लाइक करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था सामाजिक परंपराओं के हस्तांतरण में सबसे अधिक योगदान करती है। परिवार, विद्यालय, पड़ोस या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 का जवाब सोच समझ के दीजिएगा भाई। 4 ऑप्शन दिए गए हैं आप लोगों को, तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए और बी दोनों ही होंगे भैया। ऑप्शन ए और बी दोनों ही होंगे। परिवार और विद्यालय दोनों ही संस्थाएं होती हैं जो बच्चे को सामाजिक परंपराओं में हस्तांतरण में सबसे ज़्यादा योगदान देती हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, पियाजे के अनुसार मूर्त संक्रियाओं का स्तर किस अवधि तक घटित होता है। पियाजे के अनुसार मूर्त संक्रियाओं का स्तर किस अवधि तक घटित होता है। जन्म से 2 वर्ष तक, 2 वर्ष से 7 वर्ष तक, 7 वर्ष से 11 वर्ष तक, या 11 से 15 वर्ष तक। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही जवाब जाएगा भैया ऑप्शन सी के साथ, 11 से 7 वर्ष से लेकर के 11 वर्ष तक। ठीक है, उसमें मूर्त संक्रियाएं पाई जाती हैं पियाजे के अनुसार। ठीक है ना, तो ऑप्शन सी राइट जवाब होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन सी राइट जवाब होगा। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 6, बालक में अपराधी के विकसित होने का मुख्य कारण क्या है। परिवार का वातावरण, अनुशासनहीनता, आर्थिक अभाव या दोषपूर्ण पाठ्यक्रम। क्वेश्चन नंबर 6 का सही जवाब देंगे आप। तो भैया इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, आर्थिक अभाव। आर्थिक अभाव होने के कारण बच्चे में आपराधिक गतिविधियों का विकास होने लगता है। ठीक है ना, आपराधिक मूल प्रवृत्तियों का विकास होने लगता है आर्थिक अभाव के कारण। चलिए क्वेश्चन नंबर 7वां,
आराम आराम से पढ़ेंगे, कोई प्रेशर वाली बात नहीं है। विशिष्ट बालकों की शिक्षा हेतु शिक्षक को ध्यान देना चाहिए। तो क्या शिक्षक को उसके पहनावे पर, अपने पहनावे पर ध्यान देना चाहिए, अनुशासन पर देना चाहिए, या व्यक्तिगत आवश्यकताओं पर ध्यान देना चाहिए, या पाठ्यक्रम पर ध्यान देना चाहिए? 7वां प्रश्न का सही जवाब होगा तो दोस्तों व्यक्तिगत आवश्यकता है। प्रश्न नंबर 7 का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, व्यक्तिगत आवश्यकताओं पर उसे ध्यान देना चाहिए। विशिष्ट बालकों की शिक्षा के लिए शिक्षक को व्यक्तिगत आवश्यकताओं पर ध्यान देना चाहिए। तो प्रश्न नंबर 7 का सही जवाब ऑप्शन सी के साथ लॉक किया जाएगा। चलिए अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टिक लगा लीजिएगा, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। समायोजन शिक्षक का मुख्य कार्य क्या है? प्रश्न संख्या 8। तो इस प्रश्न का सही जवाब आपको दिखाए गए ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताएंगे आप लोग। 8वां, तो भैया इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विशेष व सामान्य बच्चों के साथ पढ़ने की साथ साथ सुविधा देनी चाहिए। समायोजन शिक्षा का मतलब ये होता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं हम समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा याद रखिएगा। हम आगे जब भी वीडियो डालेंगे आप लोगों को सभी प्रकार की शिक्षण विधियां कंप्लीट करवाएंगे। उन शिक्षण विधियों में ही दोस्तों आती है समावेशी शिक्षण विधि, ठीक है ना। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, सृजनात्मक बालक में निम्न में से कौन सा गुण नहीं पाया जाता भैया? क्वेश्चन नंबर 9, खोजपूर्ण प्रवृत्ति, अच्छी अंतर्दृष्टि, क्रियाशीलता, या सीमित रुचियां? तो प्रश्न 9 का सही जवाब होगा सीमित रुचियां, ठीक है। ये सृजनात्मक बालक के अंतर्गत गुण नहीं पाया जाता और इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, देखिएगा, यदि कोई छात्र असामाजिक व्यवहार का प्रदर्शन कर रहा है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? क्या उसे शारीरिक रूप से दंडित करना चाहिए, या उसके व्यवहार का कारण जानना चाहिए, उसे उपदेश देने चाहिए, या उसे कक्षा से बाहर निकाल देना चाहिए? तो क्वेश्चन नंबर 10वें का सही जवाब होगा भैया, आपको सीधा सीधा दिख रहा है कि उसके व्यवहार का पहले कारण जानना चाहिए कि बच्चा असामाजिक व्यवहार क्यों करता है। कारण जानेंगे आप लोग तभी जाकर के उसे दंडित कर पाएंगे, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। एक कॉफ़ी और एक पेन ले लीजिएगा, आप लोग नोट्स बनाइएगा। हम आपको प्रतिदिन विस्तृत रूप से क्लास भी पढ़ाते हैं और जीके, राजस्थान जीके का सुबह 7 बजे और साइकोलॉजी का रात 8 बजे लाइव टेस्ट होता है, जिसमें आपको 30 प्रश्न प्रतिदिन देखने को मिलते हैं, ठीक है भैया। तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, शिक्षा समावेशी का संबंध किससे नहीं है? मानव व्यवहार के अध्ययन से, मानसिक प्रक्रियाओं के अध्ययन से, या सीखने के तरीकों के अध्ययन से, या संचार माध्यमों के अध्ययन से? क्वेश्चन नंबर 11, तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा भाई संचार माध्यमों का अध्ययन। ऑप्शन डी को लॉक करेंगे यहाँ पर। शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध किससे नहीं है? संचार माध्यमों के अध्ययन से नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन 12, निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? आप लोग अपनी पढ़ाई को बरकरार रखिएगा। प्रतिदिन डेली क्यूज आपसे आप जुड़िए, हमारी प्रतियोगिता में भाग लीजिए और अपने आप को आजमाइए कि हम कितने पानी में हैं, हम कितनी अच्छी तैयारी कर रहे हैं, हमें कितना याद है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही जवाब ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। विकास मशीनी प्रक्रिया होती है, ठीक है। यह विकास का सिद्धांत नहीं कहता कि विकास मशीनी प्रक्रिया है, ठीक है भाई। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा क्वेश्चन 12 का। अगले प्रश्न की बात करते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 13, मनोविज्ञान के अनुसार बालक विकास की कौन सी अवस्था सबसे जटिल और कठिन होती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ेंगे कि मनोविज्ञान के अनुसार बाल विकास की कौन सी अवस्था सबसे जटिल और कठिन मानी जाती है।
शैशवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही जवाब ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। किशोरावस्था, उसे हम जटिल और कठिन अवस्था बोलते हैं। इसे हम तूफान की अवस्था भी कहते हैं भैया। तूफान की अवस्था के नाम से भी जाना जाता है किशोर अवस्था को। ठीक है ना, याद रखिएगा, तूफान की अवस्था के नाम से भी किशोर अवस्था को जाना जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक ने व्यक्ति को किस आधार पर बांटा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। मैंने आपको थॉर्नडाइक के सभी सिद्धांत बताए हैं, पिछली वीडियो में आप जाएंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप वहां जा करके देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 14, तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, चिंतन व काल्पनिक शक्ति के आधार पर थॉर्नडाइक महोदय ने व्यक्ति को वितरित किया है, व्यक्ति के व्यक्तित्व को बांटा है चिंतन व कल्पना शक्ति के आधार पर। ठीक है, तो ऑप्शन ए राइट होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 15, वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? तो सीधा सा है, सिंपल सा प्रश्न है। बुद्धि को पर्यावरण, स्वास्थ्य और आहार सभी तत्व प्रभावित करते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी होगा भाई। ठीक है ना, चलिए प्रश्न नंबर 16, आंशिक दृष्टि दोष युक्त बालक का कक्षा व्यवहार कैसा होता है? ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, लगाएंगे आप लोग क्लिक एक बार। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। ठीक है, दृष्टि दोष युक्त बालक के साथ कक्षा में व्यवहार कैसा होता है? तो याद रखिएगा, वह पुस्तक को आंखों के निकट लाकर भी पढ़ता है। ठीक है, वह शिक्षक से अक्षर स्पष्ट न दिखने की शिकायत भी करता है और श्याम पट्ट पर लिखे हुए को नोटबुक में नहीं उतार पाता क्योंकि वो आंखों से अंधा होता है ना भैया। इसलिए ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, भाषा शिक्षण की प्रथम कक्षा किसे माना गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, ध्यान देंगे। भाषा शिक्षण की प्रथम कक्षा किसे माना गया है? तो याद रखिएगा, ये रीट में आया हुआ सवाल है 2011 में, उठा के देखेंगे आप लोग, प्रश्न पत्र मिल जाएगा। भाषा शिक्षण की प्रथम कक्षा किसे माना गया है? पूर्व प्राथमिक कक्षा को, प्ले वे विद्यालय को, घर को या उपयुक्त सभी को? तो क्वेश्चन नंबर 17 का सही जवाब ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। ठीक है, घर को माना गया है। बच्चे की प्रथम कक्षा यानी प्रथम पाठशाला क्या होती है, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। बच्चे की प्रथम पाठशाला उसका परिवार होती है, जिसमें गुरु उसकी माता होती है। तो घर या परिवार बच्चे की प्रथम कक्षा या पाठशाला होती है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी के साथ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 18वां, प्रयास व त्रुटि में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो याद रखिएगा, सबसे पहले ये चीज याद रखेंगे, प्रयास व त्रुटि के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? ध्यान रखना है, थॉर्नडाइक महोदय ने। थॉर्नडाइक ने कितने नियम दिए थे? 3 नियम मुख्य दिए थे भैया। ठीक है, और 5 नियम गौण दिए थे, 5 गौण नियम दिए थे, ये याद रखेंगे। तो आप लोगों को प्रयास व त्रुटि में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, ये ऑप्शन बताना है, राइट। तो इस प्रश्न का सबसे सटीक उत्तर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब होगा, प्रेरणा। प्रेरणा के माध्यम से ही प्राणी जो होता है प्रयास करता है और अपनी त्रुटि में सुधार करता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न 19वां, शिक्षक को गृह कार्य की जांच करनी चाहिए। तो आपको बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल कुछ नेगेटिव भी दिख रहा होगा और कुछ पॉजिटिव भी दिख रहा होगा। तो इस प्रश्न में पॉजिटिव थीम सिर्फ यही है कि भाई विद्यार्थी का शिक्षक को प्रतिदिन या नियमित तरीके से गृह कार्य की जांच करनी चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि एक दिन छोड़ के एक दिन कर लिया,
या एक दिन दे दिया, गई 10 दिन की, बिल्कुल ही चेक ही नहीं करते होमवर्क। इसलिए विद्यार्थी का प्रतिदिन गृह कार्य चेक करना चाहिए, ये एक शिक्षक का कर्तव्य बनता है। ठीक है, ताकि शिक्षक को पता चल सके कि बच्चे उसका होमवर्क कितना करते हैं, घर जा कर के कितना पढ़ते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा भाई। ठीक है, अगला प्रश्न नंबर 20, बुरी आदतों को सुधारा जा सकता है। बुरी आदतों को सुधारा जा सकता है, अच्छा प्रश्न है। सटीक क्वेश्चन मैंने आपको सिलेक्टेड क्वेश्चंस वीडियो में दिए हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा अनुबंधन के द्वारा ही बुरी आदतों को सुधारा जा सकता है, ऑप्शन सी होगा भाई। ठीक है ना। अब देखिएगा, जो बुरी आदतें हैं ये एक साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने बताया था। ठीक है ना। तो किसके वजह से आती है, इदम की वजह से आती हैं। आपराधिक प्रवृत्तियां और बुरी आदतों का विकास किसके कारण होता है, आईडी इदम के माध्यम से होता है। ये किसने बताया था भैया, सिगमंड फ्राइड ने बताया था। ठीक है, याद रखिएगा, सिगमंड फ्राइड का सिद्धांत वीडियो में नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जा करके देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन 21, घबराने की बिल्कुल भी बात नहीं है, आपको प्रत्येक सिद्धांत अच्छे तरीके से पढ़ना है, क्योंकि ये सिद्धांत और शिक्षण विधियां साइकोलॉजी का 50% हिस्सा ही नहीं, बल्कि पूरे रीट के सिलेबस का 50% हिस्सा होती है भाई, याद रखिएगा। बाकी के 50% में पूरा चैप्टर अलग से आता है। ठीक है ना। तो देखिए प्रश्न नंबर 21, कम गति से सीखने वाले बच्चों की मुख्य विशेषता क्या होती है। ऑप्शन दिए गए हैं, देखिए कौन से ऑप्शन सही तरफ जा रहे हैं, कौन सा ऑप्शन सही तरफ जा रहा है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए होगा, उनमें किसी न किसी प्रकार की अक्षमता होती है जो उनके ज्ञानार्जन और शैक्षिक उपलब्धि को प्रभावित करती है, इसीलिए बच्चे मंदबुद्धि के होते हैं, सीखने की गति कम हो जाती है उनमें। ठीक है ना। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए के साथ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22, अगर वीडियो अच्छा लगे, वीडियो पढ़ने में मज़ा आए और आपको लगे कि भाई मेरा मन तो वीडियो को लाइक करने का कर रहा है, तो भाई देर ना कीजिए, अपना प्यार और दुलार हमें लुटाइए, ताकि हमारा हौसला बुलंद हो सके, हम और ज़्यादा मेहनत करें आपकी वजह से, कि अब की बार रेट पार होके रहेगी भाई। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 22 क्या कह रहा है कि दृष्टि दोष से युक्त बच्चों को आकृतियों का ज्ञान देना चाहिए। ठीक है, तो याद रखिएगा, जो बच्चे दृष्टि दोष से युक्त होते हैं उनको ब्रेल लिपि के माध्यम से पढ़ाया जाता है। ठीक है, ब्रेल लिपि के माध्यम से पढ़ाया जाता है। तो प्रश्न नंबर 22 का सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन बी, उन्हें त्रिआयामी आकृतियों के स्पर्श से पढ़ाना चाहिए, जिसे हम ब्रेल लिपि कहते हैं। तो प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 23, निम्न में से कौन सी अक्षमता केवल जन्मजात होती है। दृष्टि दोष, श्रवण दोष, मूक बधिर या मंदबुद्धि। तो बताइएगा कौन सी अक्षमता केवल जन्मजात होती है, जो बच्चे को जन्म से ही प्रकृति से प्रदान की जाती है। 23 का राइट जवाब होगा मूक बधिर। ठीक है, मूक बधिर। ठीक है भाई, तो ऑप्शन नंबर सी के साथ सही जवाब होगा 23 का। चलिए अगला प्रश्न है 24, निम्न में से कौन सी इकाई का उपयोग सुनने की क्षमता की जांच हेतु किया जाता है। तो बताएंगे आप लोग, अच्छा प्रश्न है, साइंस का क्वेश्चन भी है भाई ये। ठीक है, साइंस का क्वेश्चन है, लेकिन साइकोलॉजी के अंतर्गत भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यानी कि बच्चे को जब बहरापन हो जाता है तो उसे एक मशीन लगाई जाती है। ठीक है, तो किस मशीन का उपयोग किया जाता है, सुनने की क्षमता की जांच किस इकाई के माध्यम से की जाती है, ये आपको बताना है। तो 24, डेसीमीटर, डेसीबल, डेसीपाइन या डेसीबिंद। 24, चलिए
तो देखिए डेसिबल, ठीक है, आंसर क्या होगा डेसिबल, ऑप्शन बी के साथ राइट आंसर जाएगा। 25 क्या कह रहा है क्वेश्चन देखेंगे। किस प्रकार के बच्चों की शिक्षा हेतु सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया जाता है। सांकेतिक भाषा, दृष्टि दोष युक्त बच्चे, मूक बधिर बच्चे, या मंद बुद्धि के बच्चे, या इनमें से कोई नहीं। 25 अच्छा क्वेश्चन है। 4 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए इस प्रकार के। तो 25 का राइट आंसर होगा भैया ऑप्शन बी, मूक बधिर, ठीक है, जो बोल नहीं सकते उनको सांकेतिक भाषा में सिखाने का प्रयास किया जाता है। तो 25 का सही जवाब ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। चलिए 26, निम्न में से कौन सा वाद बच्चों को अपना ज्ञान स्वयं निर्माण करने का अवसर देता है। लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखने का जो वाद है वो कौन से वाद के अंतर्गत आता है। कौन सा वाद इस बात की रचना करता है कि बच्चे करके सीखते हैं, ठीक है ना। तो चलिए बताइएगा, व्यवहारवाद, संज्ञानवाद, रचनावाद या ज्ञानवाद। तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, रचनावाद, ठीक है भाई। रचनावाद कहता है कि बच्चे स्वयं करके सीखते हैं, लर्निंग बाय डूइंग, ये थ्योरी उन्होंने दी थी रचनावाद वाले साइकोलॉजिस्ट ने। तो ऑप्शन सी के साथ इसका सही जवाब चला जाएगा। चलिए 27, समाजमिति तकनीकी का प्रयोग नहीं किया जाता। आपको ऑप्शन दिए गए हैं, पढ़िएगा गौर से। समूह में किसी व्यक्ति के अस्तित्व की पहचान करने के लिए, कक्षा में छात्रों में आपसी संबंधों में सुधार करने के लिए, या समूह में संबंधों के सकारात्मक या नकारात्मक पैटर्न का पता लगाने के लिए, या समूह के आर्थिक स्तर की जांच करने के लिए। बताइएगा, समाजमिति तकनीकी का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो 3 ऑप्शन सही होंगे, एक गलत होगा। वही जो गलत आंसर है वही इसका सही जवाब होगा प्रश्न का। तो 27 ऑप्शन डी भैया, समूह के आर्थिक स्तर की जांच करने के लिए, यानी कि उनका धन संपत्ति से कोई समाज का सामाजिक जो मिति तकनीकी होती है उससे कोई लेना देना नहीं होता भाई। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा, समूह के आर्थिक स्तर की जांच करने में। चलिए क्वेश्चन नंबर 28, निम्न आर्थिक स्तर का प्रभाव निम्न में से किस पर नहीं पड़ता है। आत्मसम्मान पर, सीखने की क्षमता पर, उच्च संस्थानों में प्रवेश पर, या जीवन यापन पर। 28 का सही जवाब ऑप्शन बी होगा भाई, सीखने की क्षमता पर आर्थिक स्तर का प्रभाव बिल्कुल भी नहीं पड़ता है। सीखने की क्षमता पर बच्चा जितना सीखेगा वो सीखेगा, अधिगम करेगा तो करेगा, इसमें धन संपत्ति का कोई योगदान नहीं होता, आर्थिक स्थिति का कोई योगदान नहीं होता भाई, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी के साथ राइट आंसर चला जाएगा। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 29, एक प्रभावी शिक्षक के लिए आवश्यक है कि वह उच्च जाति से संबंधित हो, उसका उच्च सामाजिक आर्थिक स्तर हो, वह संप्रेषण में निपुण हो, या वह कठोर हो। ऑप्शन आपको दिए गए हैं, 29 का सही जवाब बताइएगा। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी के साथ चलाएगा, वह संप्रेषण में निपुण होना चाहिए, तभी जाकर के एक शिक्षक सफल शिक्षक कहलाता है, ठीक है। कहला पाएगा तभी जब वो एक बच्चे को ठीक ढंग से समझा सकता है, अपने संप्रेषण के माध्यम से अपनी जो विषय वस्तु होती है उसे कह करके सही ढंग से बच्चे को संप्रेषित कर सके, तो वही एक सफल शिक्षक या प्रभावी टीचर कहलाता है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। चलिए इस वीडियो का सही अंतिम प्रश्न, निम्न में से कौन सी सृजनात्मकता की विशेषता नहीं है। 30 क्वेश्चन, मौलिकता, उत्पादकता, अपरिवर्तनशीलता, या नवीन ज्ञान की खोज। तो भैया इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अपरिवर्तनशीलता, ठीक है। अपरिवर्तनशीलता सृजनात्मक शक्ति की विशेषता नहीं होती। ऑप्शन सी के साथ इसका जवाब चला जाएगा। यदि भाई आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को राष्ट्रहित में शिक्षा के लिए सब्सक्राइब करेंगे, और हमारी डेली लाइव लेने के लिए आप लोग जुड़िएगा हमसे। साइकोलॉजी की रात 8 बजे और राजस्थान जीके की सुबह 7 बजे, ठीक है। और मेरे प्यारे भाइयों और बहनजियों, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपनी पढ़ाई पर ध्यान देंगे बिल्कुल पूरी तरीके से कंसंट्रेट होकर के, क्योंकि कंपटीशन बहुत हार्ड है, ठीक है।
तो अगली वीडियो के साथ में हमारे नेक्स्ट क्यूज के साथ में हम मिलेंगे। ठीक है भाई, अगली क्यूज लेकर के आएंगे, आप ज़रूर देखिएगा। वीडियो को लाइक तो करो यार कम से कम। ठीक है भाई, धन्यवाद।